हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका स्वागत करते हुए हम सीखेंगे संधि और संधि एवं संधि विच्छेद। क्या सीखेंगे? संधि एवं संधि विच्छेद, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में संधि तो पूछी जाती है, साथ में उसके विच्छेद के बारे में भी पूछा जाता है। इसलिए हम सीखेंगे संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये संधि होती क्या है। देखो, संधि कैसे, ये संधि है हमें कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पर ये विद्यालय शब्द है, ठीक है, तो इस विद्या के अंदर जुड़ा हुआ है विद्या प्लस आलय। ये देखिए, विद्या प्लस आलय। यहाँ विद्या में पीछे आ है और यहाँ पर भी ये आ है। ये दोनों मिलके यहाँ ये आलय का अ यहाँ विद्या के अंदर समा गया और ये बन गया है विद्यालय। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखो दूसरी संधि, इसमें है क और यहाँ है व। ठीक है, ये क और व मिलके यहाँ ग बन गया है, यानी कि ऋक् प्लस वेद बराबर ऋग्वेद बन गया है। और यहाँ देखो, परह में ये विसर्ग है और अक्स का ये स्वर है। ये दोनों परह प्लस अक्स मिलकर परोक्ष बन गया, यानी विसर्ग का यहाँ ओ बन गया है। क्या बन गया है? ओ। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये स्वरों का जब मेल होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं, यानी कि वर्णों के विकार से मेल आने पर संधि बनती है और स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और ये है व्यंजन क, यहाँ वे का व्यंजन व, यानी कि स्वर हो और व्यंजन हो तो भी हम व्यंजन संधि कहेंगे, और व्यंजन और व्यंजन हो तब भी हम व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग होता है, उसके बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो आप समझ गए ना कि संधि किसको कहते हैं? जहाँ वर्णों का विकार हो वहाँ संधि कही जाती है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, समझ गए आप? तो अब आगे हम देखेंगे कि स्वर संधि के भी कई भेद होते हैं। कौन से भेद हैं? चलो देखते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। कौन सा होता है? दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं उसको। देखो, जैसे ये है देश। देश के अंदर यहाँ स में अ आया हुआ है और यहाँ अ है। ठीक है, तो ये अ और ये अ मिलकर यहाँ आ बन गया है। ये देखो, देश का बन गया देशांतर, है ना। यहाँ आया हुआ है हमारे ई। ठीक है, और यहाँ आया हुआ है ई। ये छोटी ई बन के बड़ी ई बन गई है और तो यहाँ बन गया है प्रतीक। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहते हैं कि देश प्लस अंतर बन गया देशांतर, प्रति प्लस एक बन के प्रतीक बन गया। और ये देखो, गज प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र बन गया। गज में आया हुआ है अ, यहाँ इंद्र का ई, तो यहाँ अ और ई मिलके ए बन गया है। ठीक है, तो ऊपर तो थी ये दीर्घ संधि, यहाँ अ और ई मिलके बन गई गुण संधि। ठीक है, और यहाँ वसुधा में आ है और ए है, तो आ और ए मिलके यहाँ बन गया है ऐ। ठीक है, तो इसको कहेंगे वृद्धि संधि। और अति में है ये ई, अंत का अ, ये मिलके यहाँ य बन गया है और इसको कहेंगे यण संधि। पो, इसमें ओ है, इसमें अ है, तो ये दोनों मिलके व बन गया, तो यहाँ बन गया पवन, तो इसको कहेंगे अयादि संधि। तो आप समझ गए ना कि
स्वर संधि के 5 प्रकार है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। समझ गए ना, याद हो गया ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन सी सीखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। तो आज के इस वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि के जितने भी अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं उनको समझते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। वापस एक बार रिवाइज करें तो आप देखोगे कि वर्णों के क्या कहेंगे? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि वर्णों के विकार को क्या कहेंगे तो आप क्या कहोगे? संधि। ठीक है, संधि के कितने भेद है? तो संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? 2 स्वरों के मेल को। इसको कहेंगे 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि किसको कहेंगे? व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तब हम कहेंगे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि किसको कहेंगे? विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, वहाँ हम कहेंगे विसर्ग संधि। समझ गए ना। तो अब हम पहले स्वर संधि के प्रकार देखते हैं और उसके अंदर सबसे पहले कौन सी संधि सीखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर होते कौन से हैं। अगर दीर्घ स्वर संधि सीखनी है तो पहले जानना तो पड़ेगा ना कि भाई स्वर कौन से होते हैं। तो देखते हैं, स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये सारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ स्वर हम लघु मानते हैं क्योंकि उनको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, और कुछ स्वर को हम दीर्घ मानते हैं क्योंकि उनके बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो लघु स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ठीक है, अ, ई, उ, री ये है हमारे लघु स्वर। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इनको हम कहेंगे दीर्घ स्वर, क्योंकि लघु और गुरु ये हम संधि में उपयोग में लेंगे, है ना। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि लघु कौन सा है और गुरु कौन सा है, दीर्घ कौन सा है और लघु कौन सा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि में कौन से स्वरों का मेल होता है। हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में अ का भी मेल होता है, ई का भी होता है और उ का भी होता है। वो कैसे होता है कि कुछ शब्दों में अ और अ का मेल होता है तो वो आ बन जाता है। ठीक है, कुछ में अ और आ का मेल होता है तो भी आ बनता है, और पहले आ आता है बाद में अ आता है तो भी आ बन जाता है। आ और आ मिलके भी आ बन जाता है। तो यहाँ आप एक ट्रिक याद रखें तो कह सकते हैं, जहाँ लघु मिल के गुरु बनता है वहाँ पर हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, चाहे लघु और गुरु हो, चाहे गुरु और लघु हो, लेकिन जब गुरु बनता हो यानी कि दीर्घ बनता हो तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही ई में भी ऐसा ही होता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बनती है। छोटी ई और बड़ी ई का मेल होता है तो भी बड़ी ई बनती है। बड़ी ई छोटी ई का मोल होता है तो भी बड़ी ई बनती है, और बड़ी ई और बड़ी ई का मेल होता है तो भी बड़ी ई। ठीक है, अब उसी प्रकार ऊ में भी यही बात होती है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ होता है।
छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों मिलेंगे तो भी बड़ा बन जाएगा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ यानी कि दोनों दीर्घ ऊ मिलके भी दीर्घ ऊ मिलेगा। तो आप समझ गए ना कि आ यानी कि आ की मात्रा होती है, फिर यहाँ ई यानी कि ऐसे बड़ी ई की मात्रा होती है, ऊ यानी कि ऐसी ऊ की मात्रा होती है। इस प्रकार यहाँ देखें तो आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा अगर हम देखते हैं और दोनों समान स्वर हो तब हम कह सकेंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। तो समझ गए ना कि दीर्घ स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे, है ना। तो चलो अब आगे कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था कि अ और अ मिलके आ बनता है। ठीक है, कैसे, तो देखो अंत्य, अंत्य में यहाँ आया है अ, ठीक है, और यहाँ आया है अक्षरी में अ आया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आ। ये देखो यहाँ आ, तो ये बन गया अंत्याक्षरी। ठीक है, अधिक में यहाँ अ है, अंश में भी यहाँ अ है, तो यहाँ देखो ये आ की मात्रा बन गई ना। तो अधिक प्लस अंश बराबर अधिकांश। उदय में भी यहाँ अ, यहाँ भी अ, तो यहाँ आ बन गया है। तो उदय प्लस अचल बराबर उदयाचल। ठीक है, क्रम प्लस अंक बराबर क्रमांक। जठर प्लस अग्नि बराबर जठराग्नि। पर प्लस अधीन बराबर पराधीन। दीप प्लस अवली बराबर दीपावली। मूल्य मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन। पाठ प्लस अंतर बराबर पाठांतर। धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। दिवस प्लस अंत बराबर दिवसांत। तिल प्लस अंजलि बराबर तिलांजलि। गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि। काम प्लस अयानी बराबर कामायनी। आनंद प्लस अतिरेक बराबर आनंदातिरेक। स प्लस अभिप्राय मतलब साभिप्राय। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष बराबर राष्ट्राध्यक्ष। देखो इतने सारे उदाहरण देखे तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अ और अ मिलके आ बन रहा है। तब हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब देखते हैं अ और आ मिलके भी आ बनता है। देखो यहाँ अ है और यहाँ आ है, अ आ। ठीक है, तो यहाँ देखो इस अ आ से आ बना, यहाँ आ बन गया, आ बन गया। यहाँ तो है आ और अ है। ठीक है, तो यहाँ भी क्रियान्वयन ये आ बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे कि अ और आ बन के आ बनता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ अ और ये आ मिलके बन गया आ, यानी स्नेह प्लस आकांक्षी बराबर स्नेहाकांक्षी हो गया। स्वर्ग प्लस आरोहण बराबर स्वर्गारोहण बन गया। हास्य उसका अ, आस्पद का आ मिलके हास्यास्पद बन गया। ठीक है, आगे कुछ उदाहरणों द्वारा और अभ्यास करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है भय, उसमें अ है, आक्रांत में आ है। ठीक है, तो अ और आ मिलके भी आ बनता है। ये यहाँ देख रहे हैं हम कि भयाक्रांत बन गया। ठीक है, यहाँ अ और आ बन गया।
हिम का आलय का आ हिमालय बन गया। कुसुम का आकर का आ मिलके कुसुमाकर बन गया। धूम का ये आच्छादित का आ ये मिलकर बन गए हैं धूमाच्छादित। तो समझ गए ना कि अ को हम लघु मानते हैं, आ को गुरु मानते हैं, फिर भी लघु गुरु का मेल होने से यानी कि विकार आता है तो यहाँ आ बन जाते हैं। इन सभी शब्दों में आपने देखा कि लघु गुरु गुरु बन गया, इसीलिए हम इस संधि को कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, इसमें है आ और अ मिल रहा है, ठीक है, यानी कि पहला अक्षर गुरु है, दूसरा लघु है, फिर भी क्या बनता है? गुरु, है ना। देखो, ये द्राक्षा प्लस अरिष्ट बराबर द्राक्षारिष्ट, है ना। द्वारका प्लस अधीश बराबर द्वारकाधीश। निशा प्लस अंत बराबर निशांत। पूरा प्लस अवशेष बराबर पुरावशेष। ब्रह्मा प्लस अंड बराबर ब्रह्मांड। महा प्लस अमात्य बराबर महात्मात्य। विद्या प्लस अर्जन बराबर विद्यार्जन। सत्ता प्लस अंतरण बराबर सत्तांतरण। सुधा प्लस अंशु बराबर सुधांशु। समझ गए ना। आ प्लस अ बराबर आ बनता है ना। तो तब भी हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि, है ना। जितने ज़्यादा उदाहरणों को हम देखते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा अभ्यास होता है, और जितना अभ्यास ज़्यादा होता उतना ही हम सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। होता है ना ऐसा। चलो अब देखते हैं ये और उदाहरण। इसमें देखो, ये आ है, यहाँ अ है, तो यहाँ मुक्तावली बन गया। मुक्ता प्लस अवली बराबर मुक्तावली। अवली भी कह सकते हैं, आवली भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ अवली मतलब कि वो मोतियों की लड़ होती है ना, या पंक्ति होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। रचना का आ, अवली का अ, आ और अ मिलके यहाँ फिर आ बन गया, हो गया ना। विद्या का आ, अर्जन का अ, विद्यार्जन। श्रद्धा अंजलि श्रद्धांजलि। सत्ता अंतरण सत्तांतरण। सुधा अंशु सुधांशु। तो देखा ना आपने, आ अ मिलके आ बनता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आ की मात्रा आती है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि मानी जाती है। ये एक ट्रिक याद हो गई ना आपको। कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, द्वारका का आ, ठीक है, अधीश का अ, तो बन गया द्वारकाधीश। निशा का आ, अंत का अ, निशांत। पूरा प्लस अवशेष पुरावशेष, है ना। पूरा अवतंस पुरावतंस, हो गया ना। ब्रह्मा अंड ब्रह्मांड। महा अमात्य महामात्य, हो गया ना। तो अब क्या होता है, देख लिया, आ में अ की मेल से भी आ ही बनता है, और यहाँ हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो जितने ज़्यादा उदाहरण, उतने ज़्यादा अभ्यास, उतना ही ज़्यादा हम एकदम कॉन्फिडेंट बन जाते हैं कि हाँ, हमें पता है कि दीर्घ स्वर संधि कैसे होती है। देखो, और आ, ठीक है, ये मिलके भी आ ही बनता है ना। तो देखते हैं, चिकित्सा का आ, आलय का आ, तो यहाँ चिकित्सालय। दया आनंद दयानंद। द्राक्षा आसव द्राक्षासव। निशा आनंद निशानंद। प्रेक्षा आगार प्रेक्षागार। प्रेरणा आस्पद प्रेरणास्पद। भाषा आबद
बासाबद। तो देखा ना, आ प्लस आ बराबर आ बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब चलते हैं आ को छोड़कर आगे ई की ओर। कहाँ चलते हैं? ई की ओर। तो ये देखिए ई और ई, यहाँ हमने देखा अ और आ ये समान स्वर है। क्या है? तो यहाँ देखते हैं ई और ई, यानी कि लघु ई और लघु ई, है ना? और इन दोनों को मिलके बन जाएगा दीर्घ ई। ठीक है? तो देखो, ये देखो, यहाँ लघु ई है, यहाँ भी लघु ई है, और यहाँ हो गई बड़ी ई। तो अति प्लस इत बराबर अतीत। अति प्लस इंद्रिय बराबर अतीन्द्रिय। अति प्लस इव बराबर अतीव। अधि प्लस इन बराबर अधीन। अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट। कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र। गिरि प्लस इंद्र बराबर गिरीन्द्र। प्रति प्लस इक बराबर प्रतीक। तो देखा, इतने सारे उदाहरणों का अभ्यास हो गया ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि लघु ई और लघु ई बन के गुरु ई बनती है। यहाँ देखो, इन सभी में गुरु है ना। ये देखो, ये सब कौन सी है? गुरु ई, यानी कि बड़ी ई की मात्राएं है ना ये सारी। तो इस प्रकार जब दोनों लघु ई मिल जाती है तो दोनों मिलके गुरु ई बनती है। ठीक है? तो चलो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। प्रति प्लस इत बराबर प्रतीत। प्राप्ति प्लस इच्छा बराबर प्राप्तिच्छा। मणि प्लस इंद्र बराबर मणींद्र। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। योगी योगिन प्लस इंद्र बराबर योगींद्र। यहाँ न का लोप हुआ है, मतलब कि न को गायब कर दिया गया है। ठीक है ना? रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, है ना? तो क्या समझे? ई और ई का मेल होने से ये दीर्घ ई बन जाती है ना? अब देखो कि लघु ई कौन सी है? ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये भी मिलके हो जाएगी बड़ी ई। ठीक है? तो देखो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लघु यानी कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलके बड़ी ई बनती है। देखो कैसे बनती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं। देखो, अधि प्लस इक्षक बराबर अधीक्षक। अधि प्लस इक्षण बराबर अधीक्षण। अधि प्लस ईश्वर बराबर अधीश्वर। अभि प्लस इप्सा बराबर अभिप्सा। कपि प्लस ईस बराबर कपीस। क्षिति प्लस ईस बराबर क्षितिस। गिरि प्लस ईस बराबर गिरीश। परि प्लस इक्षित बराबर परीक्षित। परि प्लस इक्षक बराबर परीक्षक। समझ में आ गया ना? देखा, लघु ई है ना, लघु ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई हो गया। समझ गए ना? मैं इतने ज़्यादा उदाहरण आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को एकदम अच्छे से समझ लें, तो आपका बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाता है ना इस तरह से अभ्यास। चलो कुछ उदाहरण और देखते हैं। यहाँ है वही लघु ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। देखो, परीक्षण परीक्षण। परीक्षा परीक्षा। प्रतीक्षा प्रतीक्षा। प्रतीक्षित प्रतीक्षित। मुनि ईश्वर मुनीश्वर। योगिन, यहाँ भी देखो नौ का लोप होने वाला है ना? ईश्वर योगीश्वर। वारी ईश वारिस। वी इक्षक वीक्षक। वी इक्षक
क्षण विक्षण। हरी ईस हरीस। देखा, यहाँ पर भी यही था। ये सारी लघु लघु लघु। यहाँ गुरु 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 है ना। तो इनसे बन गया है सब जगह गुरु गुरु, है ना। तो समझ गए ना, लघु ई और गुरु ई से बन जाती है बड़ी बड़ी ई की मात्रा। अब देखते हैं और उदाहरण। परीक्षण परीक्षण, परीक्षा परीक्षा। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के और कुछ उदाहरण। इसमें है लघु ई, उसके अंदर दीर्घ ई और उसके बनती है दीर्घ ई। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि ये ई और ई, यानी कि ये है लघु, ये गुरु, और इससे बन जाती है गुरु। ठीक है, तो ये देखिए, अभी ये है लघु मात्रा, ये है ई, ये है गुरु, इनसे बनकर यहाँ दीर्घ बन गया, है ना। तो लघु गुरु गुरु बन गया। लघु गुरु, ये गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। हो रहा है ना। परी प्लस इक्षित बराबर परीक्षित, परी प्लस इक्षक बराबर परीक्षक, परी प्लस इक्षण बराबर परीक्षण, परी प्लस इक्षा बराबर परीक्षा। देखा ना। तो इस प्रकार ये समान स्वर है। कौन कौन? ई और ई समान तो है, लेकिन एक है लघु और एक है गुरु। इन दोनों के मेल से ये दीर्घ ई बन रहा है। चलो अब देखते हैं कि ये दीर्घ ई है और लघु ई है, इसमें बनने से दीर्घ ई बन जाता है। पहले हमने देखा था आगे लघु थी, तो अब आगे दीर्घ है ना। ये देखो दीर्घ ई है ना, ये दीर्घ 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 दीर्घ, और यहाँ पर है ये लघु 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 लघु। ठीक है, इन दोनों के सबके मेल से ये गुरु 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 गुरु, ये गुरु ये गुरु। देखा ना। तो आप समझ गए ना, ये इतने सारे उदाहरणों से कितना ज़्यादा अभ्यास हो गया है, हो गया ना। तो अब देखते हैं कि ये जो दीर्घ ई है, इन दोनों के मेल से भी क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। कहाँ है दीर्घ? ये देखो, ये दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ये दीर्घ और ये दीर्घ। यहाँ ई, ये देखो, ये ई, यहाँ ई और यहाँ ई, तो ये भी सारे दीर्घ है ना। तो इससे देखो, ये दीर्घ ये दीर्घ ये दीर्घ ये दीर्घ और ये दीर्घ बन गया ना। तो आप इन सब उदाहरणों से भी अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ऊ में भी यही बात होती है। देखो कैसे कि यहाँ लघु ऊ और ये लघु ऊ, इन दोनों को मिलके दीर्घ ऊ बनता है। ये देखिए, ये लघु ऊ है ना, यहाँ पर ये सब जगह लघु यानी कि छोटा ऊ आया है ना। और यहाँ पर देखो, ये भी छोटा ऊ है। ये देखो, ये सभी जगह क्या है? छोटा ऊ है ना। ये देखिए, इन दोनों से यानी कि छोटा ऊ और छोटा हूँ, लघु ऊ लघु ऊ, ये दीर्घ ऊ बन जाता है। देखिए ये क्या बनता है? ये दीर्घ ये दीर्घ ये दीर्घ। ठीक है, यहाँ बहुउद्देश्य, यहाँ दीर्घ, ये दीर्घ ये दीर्घ ये दीर्घ और ये दीर्घ, है ना। तो आप देख रहे हो कि लघु ऊ और लघु ऊ मिलके दीर्घ ऊ बनते हैं। तो आप ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो ना कि देखो, ये अ और अ, ठीक है, आ हो चाहे अ हो, ये दोनों समान स्वर है। ठीक है, और ये ई और ये ई,
ये दोनों भी समान स्वर है, ये ऊ और ऊ। तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत क्या होता है कि समान स्वरों का मेल होता है और वो मेल से दीर्घ बन जाती है, आ बन जाता है, ये ई बन जाता है और ये ओ बन जाता है ना। तो जहाँ समान स्वरों का मेल हो और जब ये दीर्घ बन जाता है तब हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि, है ना। समझ गए ना। देखो कुछ और उदाहरण बोलते हैं। देखो ये है लघु, ये है गुरु, तो यहाँ गुरु बनता है। ये देखो लघु गुरु गुरु, तो ये भी तो समान स्वर है ना। लघु गुरु गुरु, ठीक है। और कई बार क्या होगा, आगे गुरु आएगा पीछे लघु आएगा तो भी गुरु बन जाएगा, है ना। लघु, ये है गुरु, ये लघु, ये गुरु बन गया। गुरु लघु और गुरु, ये गुरु लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु, है ना। तो यहाँ फिर आपने देखा ये समान स्वर है, कौन कौन है, ऊ है और ऊ है। इन दोनों के मेल से बन जाता है बड़ा ऊ, है ना। तो समान स्वरों का मेल होने पर वो दीर्घ बनते हैं, तब हम कहेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब देखते हैं कभी कभी आगे ऊ बड़ा आ जाता है, पीछे भी ऊ बड़ा आ जाता है, तो दोनों को मिलके बड़ा ऊ बन जाता है। यानी कि समान, ये तो समान स्वर क्या, समान दोनों ही दीर्घ है, ठीक है। ये देखो सरयू दीर्घ, ऊ दीर्घ, सरयूर्मी, ये दीर्घ दीर्घ और यहाँ भी दीर्घ बन गया। ये देखो यहाँ हम री को भी कहेंगे लघु, ठीक है। ये दोनों लघु मिलके ये री दीर्घ बन गई है, पर इनका हिंदी में हम देखते हैं प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण बन गया, ठीक है। तो ऐसी री वाली संधियों से बने दीर्घ री वाले जो शब्द होते हैं उनका अब हिंदी में प्रचलन नहीं रह गया है, ठीक है। समझ गए ना, कितना अच्छा अभ्यास हो रहा है ना। तो हमने सीखा कि संधियाँ होती है मुख्यतः 3 प्रकार की। कौन सी होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार की मुख्य संधियाँ होती है, ठीक है। और फिर देखा कि स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं उसका पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि। आज हमने इस वीडियो में इस दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में जाना, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इन वीडियो में मैंने बहुत आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप छोटे रूप में देखना चाहो तो ये आपकी हिंदी व्याकरण की जो ये प्ले लिस्ट है उसमें आप ये देखो संधि का क्लास 10th का जो वीडियो है ये भी आप देख सकते हो। इसमें इसी टॉपिक को, संधि को शॉर्ट में समझाया है। आप तो बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो कुछ डिटेल में जानना पड़ेगा ना, इसलिए ये वीडियो में मैंने बहुत आपको डिटेल से समझाया है इस वीडियो में, है ना। अगर आप शॉर्ट में संज्ञा देखना चाहो, सर्वनाम देखना चाहो, विशेषण देखना चाहो और विशेषण का प्रभाव, वाक्य भेद और समास, ये सब भी देखना चाहो तो शॉर्ट वीडियो आपको और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप हिंदी ग्रामर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।